नमस्कार साथियों आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो राजनीति की दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से पॉपुलर हो रहा है और आजकल मीडिया में छाया हुआ है। आज के समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर राजनेता है, परंतु इन्हीं की बदौलत के अन्नामलाई नाम का ये शख्स आज नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा तेजी से पॉपुलर हो रहा है। आखिर कौन है ये शख्स, तो जानेंगे इस वीडियो में कि ऐसा क्या कर दिखाया है के अन्नामलाई ने जिसकी वजह से ये इतना तेजी से फेमस हो रहे हैं। साथियों, फिल्मी दुनिया में आपने सिंघम का तो नाम सुना ही होगा, लेकिन आज मैं रियल लाइफ में इस सिंघम की बात कर रहा हूँ। 39 साल के अन्नामलाई तमिलनाडु के बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट है। उन्हें भाजपा ने आज से 3 साल पहले यानी मात्र 36 साल की उम्र में ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। एक समय आईपीएस के रूप में इंडियन पुलिस सर्विसेज में अपनी सेवा दे चुके अन्नामलाई आज अपनी जिंदगी को देश के लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं। आज के समय में तमिलनाडु में अन्नामलाई ने अपना और बीजेपी का नाम बहुत बड़ा कर दिया है। एक समय ऐसा था जब तमिलनाडु में बीजेपी न के बराबर थी, इसलिए बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर रखा था, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ अन्नामलाई के कारण बीजेपी ने अपना गठबंधन तोड़ दिया और आज तमिलनाडु की गली गली में लोग भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अन्नामलाई की वजह से हुआ। अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आज के दिन बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं। आखिर क्यों सोशल मीडिया में इतना हाइप क्रिएट हो रहा है अन्नामलाई के बारे में, तो क्या अन्नामलाई भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है कि 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले अन्नामलाई को बहुत करीब से जानने की कोशिश की, जबकि मैं बता देता हूं कि हमारा चैनल किसी भी आदमी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। अन्नामलाई के ऊपर मैंने जो केस स्टडी की है उसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको कुछ सीखने को मिल सके। 4 जून 1984 को तमिलनाडु में एक छोटे से गांव करूर में एक किसान के घर अन्नामलाई का जन्म होता है। देखिए, तमिलनाडु और भारत में ये एक ऐसा समय था जब लोग अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं करते थे, मतलब उनकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया करते थे। पर्टिकुलरली उस विलेज में बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे थे, लेकिन बचपन से ही अन्नामलाई को पढ़ाई में बहुत ज्यादा शौक था और उनके घर परिवार वालों ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया, जिनकी वजह से वह स्कूल जा सके और उसके बाद उन्होंने कोयम्बतूर जाकर कॉलेज ज्वाइन किया और बीटेक की पढ़ाई पूरी की। देखिए, अन्नामलाई ने मल्टीपल इंटरव्यूज में भी बताया है कि वह अपने गांव के पहले लड़के थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की। फिर वह बताते हैं कि एमबीए करने आईआईएम कॉलेज ऑफ लखनऊ चले जाते हैं। यहीं पर उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट आता है, क्योंकि जब वह लखनऊ पहुंच जाते हैं तो वहां उनको जिंदगी की रियलिटी के बारे में पता चलता है। देखिए, तमिलनाडु पहले से ही एक थोड़ा सा डेवलप जगह रहा है। वहां पर ग्रास रूट लेवल तक जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहती है वो पहले ही पहुंच जाती है, और उत्तर प्रदेश जैसे ही वह आते हैं उन्हें जस्ट ऑपोजिट देखने को मिलता है। उन्हें एक्चुअली में गरीबी क्या होती है वह देखने को मिलती है। पहली बार यहाँ आने के बाद जब उन्हें मात्र 5 रुपए में भरपेट पूरी और सब्जी मिल जाता है और ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा शौक लगता है कि मात्र 5 रुपए में इतना सारा खाना देने के बाद में भी वह दुकानदार हमेशा मुस्कुरा रहा है, यानी कि वह हमेशा खुश रहता है। कहते हैं कि ये वही उत्तर प्रदेश था जहां मात्र 5 रुपए के लिए मर्डर हो जाया करते थे, लेकिन यूपी आने के बाद उनकी सोच बदल जाती है और फिर आईआईएम में पढ़ते पढ़ते वह बहुत सारे एनजीओ से भी जुड़ जाते हैं और वह ग्रास रूट लेवल्स में लोगों के साथ काम करते हैं और देखते हैं कि लोग एक्चुअली में कितना मुश्किल से जी रहे हैं। लोगों की इस मुश्किल भरी जिंदगी को देखकर वह यहीं पर डिसाइड कर लेते हैं कि वह अपने जीवन को लोगों की सेवा में लगाना चाहेंगे। इसलिए वह सोचते हैं कि अब वह यूपीएससी की तैयारी करेंगे और फिर वह खूब मेहनत करते हैं और आखिरकार यूपीएससी का एग्जाम निकाल ही लेते हैं। उन्हें 2013 में पहली पोस्टिंग मिलती है एक आईपीएस के रूप में कर्नाटक पुलिस डिपार्टमेंट में। वह अपनी सेवाएं देना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब वह गवर्नमेंट सर्विसेज में थे तो भी वह बहुत ज्यादा पॉपुलर बन चुके थे। वह इतना ज्यादा पॉपुलर थे कि उनकी ईमानदारी के बारे में लोग अपने घर और मोहल्ले में बातें किया करते थे। इस वजह से जब भी उनका एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाता था तो लोग पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो जाते थे और उनके ट्रांसफर का विरोध किया करते थे। उनके कार्यकाल में एक समय कर्नाटक में हिंदू और मुस्लिम समुदाय में इतना जबरदस्त दंगा भड़क गया कि जिसमें हजारों जानें जा सकती थी, मगर उन्होंने अकेले अपने दम पर लोगों के घर घर जाकर पीस कमेटी की स्थापना करके इन दंगों को मात्र 4 दिन में ही खत्म करवा दिया। कहते हैं कि अन्नामलाई को कुरान का भी बहुत अच्छा ज्ञान है। ये ज्ञान इन दंगों को रोकने में बहुत काम आया। जब उनकी पोस्टिंग कर्नाटका के उडुपी में एक एसपी के रूप में हो जाती है तो उनकी लाइफ में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है।
वह ये था कि उनके एरियाज में एक बहुत ही दुखद घटना घटित होती है। एक 10th स्टैंडर्ड की लड़की का रेप और मर्डर कर दिया जाता है। अन्नामलाई को जब ये न्यूज मिलती है तो वह बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लड़की की बॉडी को जब वह रिट्रीट करने जाते हैं तो 10,000 से भी ज्यादा गांव वाले उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। यही समय था जो अन्नामलाई की जिंदगी बदलने वाला था, क्योंकि वह लोगों की सेवा करना चाहते थे और बेसिकली सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंजमेंट लाना चाहते थे। लेकिन पुलिस ऑफिसर रहते हुए ये पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, एक पुलिस ऑफिसर के पास पावर तो रहती है लेकिन उनके पास बहुत ही लिमिटेड पावर होती है। अपनी इस लिमिटेड पावर और लॉ एंड ऑर्डर के कारण वह बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे थे। अन्नामलाई सोचते हैं कि उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनको ऑफर करने लगती है, लेकिन पॉलिटिक्स में जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। देखिए, पॉलिटिक्स की एक ऐसी इमेज बन चुकी है कि लोग आज के दिन एक कीचड़ के जैसा देखते हैं, इसमें जाओगे तो आप गंदे हो जाओगे। बेसिकली अन्नामलाई भी पहले इसे ऐसे ही देखते थे। फिर अचानक से उनकी पोस्टिंग कैलाश मानसरोवर यात्रा में कर दी जाती है। यहाँ पर 70 दिन के लिए वह अपने फैमिली और स्मार्टफोन से दूर रहते हैं। वह एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे ये मोमेंट उनके लिए एक स्पिरिचुअल मोमेंट जैसा था। यहाँ पर भगवान के और करीब आ जाते हैं और उन्हें अपना एक्चुअल पर्पज ऑफ लाइफ समझ में आ जाता है, क्योंकि वो तो शुरुआत से ही लोगों की सेवा करना चाहते थे। इसलिए अब वह डिसाइड करते हैं कि वह अब पॉलिटिक्स में आएंगे ही आएंगे। अब बात आ जाती है कि वह किस आइडियोलॉजी की पार्टी के साथ जुड़ेंगे। आखिर वो भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं। 25 अगस्त 2020 को एग्जैक्टली वह बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ समय बाद इनको बीजेपी की तरफ से स्टेट प्रेसिडेंट भी बना दिया जाता है। लेकिन अन्नामलाई के कंधों पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्हें एक ऐसे स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करना था जहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस बहुत कम थी, इनफैक्ट न के बराबर थी। तो बीजेपी में आते ही उन्होंने तमिलनाडु में एक रिवॉल्यूशन सा ला दिया था। उन्होंने ऐसा क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। और इसके बारे में जानने से पहले आपको तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। मेरे हिसाब से देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में प्रेजेंस ऑलमोस्ट जीरो था। तमिलनाडु को 1967 से द्रविडियन पार्टीज रूल कर रही है, चाहे वो डीएमके हो या एआईएडीएमके हो। यहाँ पर दोनों पार्टीज आते जाते रहती है और बेसिकली ये पार्टी ही तमिलनाडु को रूल करते हुए आ रही है। अब तमिलनाडु में बीजेपी ने 1996 और 1997 में ही एंट्री मारी है, मतलब वह यहाँ पर लेट आए हैं। इसका मतलब उनका प्रेजेंस ऑफिशियली थोड़ा सा कम रहेगा। और जब आप स्टेट पार्टी से लड़ने जाते हैं तो उनके स्टेट में वहां पर लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तमिलनाडु में डीएमके हो या एआईएडीएमके, इनकी आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से पूरी तरह से डिफरेंट है। आप इसे एकदम ऑपोजिट भी कह सकते हैं, क्योंकि जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान का पॉलिटिक्स लड़ती है, वहीं पर जो डीएमके और एआईएडीएमके है वह एंटी हिंदू, एंटी हिंदी और एंटी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स लड़ते हैं। देखिए, तमिलनाडु में आज के दिन हिंदी बोलना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे स्टेट में जाना है जहां के लोग तमिल आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी को किसी भी पार्टी के ऊपर रखते हैं, और वह भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। और यहीं पर मेजर रोल प्ले करने के लिए आते हैं के अन्नामलाई। के अन्नामलाई दो चीज के लिए जाने जाते हैं, एक अपनी एनालिसिस के लिए और एक अपनी स्ट्रेटेजी के लिए। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बनने के बाद वह एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। वह देखते हैं कि यहाँ पर लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी को एक्चुअल में समझते ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो मेजर न्यूज चैनल है वह यहाँ के लोकल लीडर्स यानी कि राजनेताओं के ही है। यानी कि न्यूज चैनल के ओनर ही वहाँ के राजनेता है, तो उन्हें जो मन करता है वह न्यूज चला देते हैं। और इसकी वजह से बाकी पार्टीज की जो बात रहती है वह एक्चुअल में लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि एआईएडीएमके और डीएमके बहुत ही ओल्ड पार्टी है, तो ग्रास रूट में उनकी पकड़ और भी मजबूत है। तो अन्नामलाई ने यह डिसाइड किया कि इस कंफ्यूजन को हटाना है। सबसे पहले लोग ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, और दूसरा ग्रास रूट लेवल में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ को मजबूत करना। यानी कि सबसे पहले बीजेपी को हर घर तक फैलाना और सबको बताना कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए। इसके लिए अन्नामलाई ने अपना काम स्टार्ट किया और हर एक कार्यकर्ता को 25 घरों तक पहुंचने को कहा। पूरे स्टेट में उनके पास बीजेपी के 90,000 कार्यकर्ता थे, तो अब वह इस हिसाब से हर कार्यकर्ता 25 घरों को कंट्रोल करेगा। यानी कि उन घर वालों को जो भी तकलीफ होगी उन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां पर जाएगा। इससे होगा यह कि उन घर वालों की बीजेपी के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी और बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है वह उन घरों तक पहुंचेगी। उनका ये प्लान सुपर सक्सेस रहा। अब अन्नामलाई अपने अगले मिशन की ओर बढ़ते हैं।
जिसमें वे लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान करते हैं। वह एक यात्रा का ऐलान कर देते हैं जिसका बेसिक फंडा था कि ये यात्रा पूरे तमिलनाडु को कवर करेगी और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करेगी। बेसिकली तमिलनाडु के लोगों को ज्यादा क्लोज लाने की कोशिश करेगी। इस यात्रा को रामेश्वरम से 28 जुलाई 2023 को शुरू किया जाता है और अब ये लोगों के और करीब आ गई है, क्योंकि इस यात्रा में तमिलनाडु के आम लोगों का इतना ज्यादा सपोर्ट मिलता है जितना किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता की यात्रा में आज तक इतने ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई है। और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की वजह से हुआ है, वह है अन्नामलाई। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम किए हैं अन्नामलाई जी ने। अब इन सब चीजों की वजह से बहुत शॉर्ट टर्म में अन्नामलाई एक बहुत बड़े नेता बन गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए वह इतने इंपॉर्टेंट है कि इस बात का अंदाजा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि 23 जुलाई 2023 को रामनाथ कोविंद जी का फेयरवेल डिनर ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयोजित इस डिनर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन अन्नामलाई को छोड़कर किसी भी स्टेट का प्रेसिडेंट को यहाँ पर इन्विटेशन नहीं दिया गया था। जी हाँ, ये अकेले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिसे नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस फेयरवेल पार्टी में बुलाया था। अन्नामलाई के बारे में उनकी खास बात यह है कि वह बहुत ज्यादा यंग है और इंटेलिजेंट है। अन्नामलाई के साथ एक और दूसरी चीज है कि अन्नामलाई ने अपने आप को दिल और दिमाग से लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। ये वह चीज है, जब आप उनके भाषण सुनते हैं तो उसमें साफ साफ देखा जाता है कि एक समय में सनातन धर्म, हिंदी और हिंदुस्तान का जो कल्चर था तमिलनाडु में वह बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आज अन्नामलाई की वजह से वह सनातन धर्म को फिर से तमिलनाडु में जिंदा कर रहे हैं। इस वजह से तमिलनाडु की यंग जनरेशन उनको बहुत ज्यादा फॉलो करने लगी है। अन्नामलाई जैसे ऑफिसर्स को आपने आईपीएस के जॉब में देखा होगा, लेकिन अब आप इन्हें इंडियन पॉलिटिक्स में देख रहे हैं, जो अपने आप में इस देश के लिए बहुत बड़ा काम है। अन्नामलाई जैसे नेता भारत को चाहिए ही चाहिए, और जितनी ज्यादा मात्रा में ऐसे तेज तरार और इंटेलिजेंट और ट्रांसपेरेंट नेता भारत को मिलेंगे, ये देश उतना ही ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी किसी और राजनेता के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।